ओके, तो हम लोग देखो लास्ट दिन जो पढ़ रहे थे, हम लोग कॉस्ट का बेसिक चैप्टर जो था उसे कर रहे थे, ठीक है। जहाँ पर हम लोगों ने टाइप ऑफ कॉस्ट देखा था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने ये सारा चीज पढ़ा था, और उसके बाद हमारा वहाँ पर कुछ कॉस्ट शायद और भी हमारा बाकी है, लाइक संक कॉस्ट, ठीक है। कुछ थोड़ा छोटा मोटा कॉस्ट अभी भी बाकी रह गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब 0.9 जो था, और अदर में कन्वर्जन हम लोगों ने एकदम फर्स्ट क्लास में ही किया था, ट्रेसेबल, नॉर्मल, अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, ये सारा कॉस्ट बस कुछ थोड़ा सा बाकी है। लेकिन ये सारा कॉस्ट जो है हम लोग मेन चैप्टर के साथ करते रहेंगे, ठीक है। जो हमारा मेन चैप्टर आएगा ना, जैसे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग में आएगा, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। बेसिक हमारा जो भी थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं, लगभग जितना हमें पता होना चाहिए हम लोगों ने कर लिया। एक दो पॉइंट जो है वो हमारा मेन चैप्टर के साथ होते रहेगा, या फिर हम लोग उसे बाद में भी और एक बार कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोग नया थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेटेरियल को स्टार्ट करते हैं, चलो। पेन का क्या हो गया? एक मिनट, पेन नहीं लिख रहा है, रुको। एक मिनट वेट करो। पेन का छोड़ से, पेन का टच ही নিচ্ছে না, পেন টাচ নিচ্ছে না। এই দেখ, এই যে। আমার পেনটা। ओ, एक मिनट रुको, प्लग ही खुल गया इसलिए टच नहीं ले रहा। अच्छा, मुझे लगा पेन खराब हो गया। अच्छा चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, मेटेरियल कॉस्टिंग का जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेटेरियल कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कॉस्टिंग का मतलब हम लोगों ने क्या समझा था, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट डे ही पढ़ा था कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। ये चारों टर्म बहुत वाइटल है, और हम लोगों ने ये चारों टर्म ही सीखा था। तो बताओ, अगर मेटेरियल कॉस्टिंग हम लोग चैप्टर अगर करना चाहते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या सीखना चाह रहे हैं, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है बताओ, तभी तुम लोग को समझ में आएगा कि व्हाट इज मेटेरियल कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब कॉपी में देखो, अगर याद नहीं है तो कम से कम कॉपी से देख के कॉस्ट हाँ। অ্যাসার্টেন করার যে টেকনিক ওটাই তো কস্টিং। हाँ, तो यहाँ पर फिर कॉस्ट एसर्टेन करने का जो टेक्निक है वही तो कॉस्टिंग है, देखो लिखाया हुआ भी है। तो अब मेटेरियल कॉस्टिंग मतलब फिर क्या हो जाएगा बताओ।
মেটেরিয়ালের কস্ট অ্যাসার্টেন मटेरियल করা। कॉस्ट असर्टेन हाँ, मेटेरियल का कॉस्ट किस तरह से फाइंड आउट करें, उसका जो टेक्निक है दैट इज मेटेरियल कॉस्टिंग। मतलब कैसे मेटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करें वो हम लोग इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेगा, दैट इज मेटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, और मेटेरियल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है, ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन जो लगता है खर्चा, मतलब सबसे ज्यादा कॉस्ट जिस चीज पे इनकर्ड होता है दैट इज मटेरियल। वैसे तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस, ये तीन मेन चीज होता है हमें चाहिए, लेकिन पूरे प्रोडक्ट का 80 से लेके कम से कम 90% कॉस्ट जो है वो मटेरियल के लिए इन्वॉल्व होता है। इसीलिए मटेरियल कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग जो फिनिश गुड्स हमें मिलेगा, मटेरियल से क्या होता है, जो मटेरियल हमें हमारा है उससे हमें मिलेगा क्या, उससे आफ्टर प्रोडक्शन हमें मिलेगा, प्रोडक्शन होने के बाद फिनिश गुड्स मिलेगा। तो ये फिनिश गुड्स का कॉस्ट क्या होना चाहिए वो भी हम लोग किससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मटेरियल हमारा कितने का लगा है उससे। तो मटेरियल कॉस्ट वैसे भी गुड्स में तो तीनों खर्चा ही आता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, अदर एक्सपेंस, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है वो मटेरियल का ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये एक प्रोसेस है कि हम लोग मटेरियल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाए, दैट इज रॉ मटेरियल कॉस्टिंग। अब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमें अगर कोई मान लो शर्ट बनवाना है, ठीक है, शर्ट अगर हम लोग बनवाना चाहते हैं तो वहां पर हमारा क्या मटेरियल लग सकता है, मटेरियल मेन हम लोगों को लगेगा फैब्रिक। ठीक है, जो जिस तरह का फैब्रिक यूज करके हम लोग मटेरियल को बनाना चाहते हैं, मतलब हमारा शर्ट, सॉरी मटेरियल शर्ट बनाना चाहते हैं, मतलब वो क्लोथ किस तरह का होगा, दैट इज फैब्रिक हो सकता है। और क्या चाहिए, बटन चाहिए। ठीक है, और ये सारा चीज चाहिए। ठीक है, ये फैब्रिक चाहिए, बटन एटसेट्रा, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ चीज लग सकता है। और हमें यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट में क्या करना है, कौन सा कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर तुम लोग देखो तो लास्ट दिन भी हम लोगों ने पढ़ा था, एकदम फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, मटेरियल कॉस्ट दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो बताओ वहां पर मेरा जो मटेरियल है, पहला बात है हम रॉ मटेरियल का बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जब मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कौन सा मटेरियल का कॉस्टिंग निकालना चाहते हैं, कोई फिनिश गुड्स वगैरह का नहीं, रॉ मटेरियल का हम लोग कॉस्टिंग निकालना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये है कि हम लोग रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकालेंगे। गुड इवनिंग इंकी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, हम लोग मटेरियल कॉस्ट आज ही स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो देखो मटेरियल कॉस्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो मटेरियल कॉस्ट में पहला बात है हम लोग कौन सा रॉ मटेरियल का, कौन सा मटेरियल का कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल, कोई भी फिनिश गुड्स का मटेरियल का नहीं। फर्स्ट ये पॉइंट हमें समझना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने तो पढ़ा था कि मटेरियल दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि मटेरियल किस तरह का हो सकता है। अगर हम लोग कोई शर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए उस शर्ट का फैब्रिक, बटन एटसेट्रा हमारा रॉ मटेरियल हो सकता है। अब मटेरियल दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। अगर हम लोग शर्ट बनवा रहे हैं वहां पर हमारा डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल हमारा फैब्रिक होगा, मतलब जिससे हम लोग शर्ट बना रहे हैं, बटन हो सकता है जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, अब मुझे शर्ट बनवाना है तो उसके लिए मशीन होता है, जो सीविंग मशीन होता है, उसमें हम लोग शर्ट बनवाएंगे। तो अगर शर्ट बना रहे हैं तो उस मशीन में बीच बीच में ऑयल डालना पड़ सकता है। ठीक है, वो मशीन जैम हो जाता है तो उसमें ऑयल डाल देते हैं, ऑयल डालने से वो स्मूथ हो जाता है। ठीक है, मतलब बेटर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए हम लोग मशीन में तेल डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये भी वन टाइप ऑफ मटेरियल हो गया। और
इसमें हमारा डायरेक्ट मटेरियल ये दोनों चीज हो सकता है, इनडायरेक्ट ये हो सकता है। अब ये तो मैंने बता ही दिया। खैर मुझे पूछना था एक्चुअली कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट, हम बात बात में इसे बता ही दिए कि ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है। लेकिन तुम लोग मुझे इतना बताओ, ये डायरेक्ट क्यों है और ये इनडायरेक्ट क्यों है, ये मुझे बताओ। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक में, लेकिन मुझे तुम लोग बताओ कि वाई फैब्रिक एंड बटन इज डायरेक्ट मटेरियल बट ऑयल इज इनडायरेक्ट मटेरियल विच इज यूज्ड इन द सीविंग मशीन। बताओ क्यों है, क्यों फैब्रिक और बटन डायरेक्ट मटेरियल में काउंट करेंगे और क्यों ऑयल को जो यूज कर रहे मशीन को स्मूथली रन करवाने के लिए उसे इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे, ये बताओ। Yes, ma'am, because fabric and buttons are direct material because we are using directly in the production in that, and the something which is helping that production, that's our indirect material like oil or हाँ, expenses. हेल्पिंग ऑब्वियसली, बट यहाँ पर एक्चुअली लैंग्वेज हमें जो यूज करना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आइडेंटिफाई करने का मेन पॉइंट होता है कि जो मटेरियल हमें फिनिश गुड्स में देखने को मिलेगा, जो रॉ मटेरियल हमें फिनिश गुड्स में देखने को मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलेगा, वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। फर्स्ट पॉइंट ये हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है। सेकेंड पॉइंट होता है जो पर मटेरियल पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉरी पर गुड्स पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे देखो जो शर्ट बनेगा वहां पर तुम्हें ऑयल को नहीं देखने को मिलेगा। हम लोग को जो शर्ट बन रहा है तो शर्ट बनने में फैब्रिक भी यूज हो रहा है, बटन भी यूज हो रहा है, ऑयल भी यूज हो रहा है, क्योंकि बिना मशीन के तो शर्ट बनने वाला है नहीं, मशीन चलाने के लिए ऑयल चाहिए। बट वो ऑयल हमारा फाइनल प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, यानी जो शर्ट बनेगा उसमें हमारा ऑयल देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये जो शर्ट बन रहा है उसमें हमारा ऑयल जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट होता है फर्स्ट। ठीक है, हेल्प का बात सिर्फ नहीं है। दूसरा बात ये है कि हमें इनडायरेक्ट मटेरियल, उसी बहुत सारे मटेरियल को हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं जिसका एक्सपेंस हम लोग पर यूनिट बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे एक शर्ट बनाने में कितना मीटर कप फैब्रिक लगा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितना बटन लगा, सपोज ऐसे करके 3 बटन लगा फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट एक शर्ट बनाने के लिए कितना ऑयल लगा ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर तुम लोग को याद है तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर हम सबको एक एक करके कॉस्ट का बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर स्टूडेंट पे मेरा बुक का कॉस्टिंग कितना जा रहा है, बट मेरा नेट पर बैच पे कितना हो रहा है। जैसे हम कॉस्ट भी पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स भी पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो कौन से बैच में कितना नेट का एक्सपेंस हो रहा है ये मेरे लिए आइडेंटिफाई कर पाना इतना आसान नहीं है। बस मंथली एक पैक मारते हैं, हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कभी थोड़ा 10 मिनट ज्यादा हो जाता है पढ़ाना, कभी कम हो जाता है, अब पता नहीं पर बैच पे कितना आ रहा है। पर बैच पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो पर स्टूडेंट पे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इतना इजी नहीं है कि आइडेंटिफाई कर पाए। तो जो इजीली फाइनल प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाइबल है वो सारी चीज को हम लोग डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे, और जो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होता है उसे हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो रहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, मैंने फिर से बताया कैसे आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट जो है ये बताओ, जो हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग कौन से मटेरियल का कॉस्ट पढ़ रहेंगे, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, बता सकते हो? कोई भी बताओ कि ये जो मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग कौन सा मटेरियल का कॉस्ट आइडेंटिफाई करने वाले हैं, डायरेक्ट मटेरियल या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, कौन सा कॉस्ट आइडेंटिफाई करने वाले हैं इस चैप्टर में? क्या लगता है तुम लोगों को कौन सा कॉस्ट Direct, डायरेक्ट, तभी तो मैंने direct. बोला 80 to 90% कॉस्ट तो डायरेक्ट। ठीक है, हम लोग मेटेरियल कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट भी सीखेंगे, इनडायरेक्ट मेटेरियल का कॉस्ट को भी आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, लेकिन उस चैप्टर का नाम है ओवरहेड। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है ओवरहेड। ओवरहेड मतलब ही होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर बेसिक का नोट्स एक बार है तो सामने देख सकते हो, ये चीज भी लिखवाया हुआ है कि इनडायरेक्ट का मतलब ही होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ही होता है ओवरहेड। तो ओवरहेड चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इस ऑयल को आइडेंटिफाई करें, इस शर्ट के ऊपर इसका कितना खर्चा हुआ है। यहां पर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, क्यों हम लोग
पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट बात ये तो मैंने तो पहले ये बताया कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, लेकिन इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। पहला बात तो ये है कि ये मेजर एक्सपेंस जो है वो यहाँ पर हमारा लग जाता है। कोई भी प्रोडक्शन में मटेरियल जो है वो हमारा मेजर एक्सपेंस होता है, तो ये तो बहुत ही क्रूशल है, हमें इसको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मटेरियल, अगर हमें मटेरियल कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर को भी एफिशिएंट रखना पड़ेगा। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब जुगाड़ करना, ठीक है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर अगर हमारा चेक करना पड़ेगा कि कितना एफिशिएंट है, एफिशिएंट और नॉट, मतलब किस हिसाब से, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। क्योंकि हम लोग जितना कम में, ठीक है, जितना कम में हम लोग अपना मटेरियल खरीद पाएंगे, ठीक है, एक मिनट, इफेक्टिव EFFECT, अच्छा, जितना कम में हम लोग मटेरियल को खरीद पाएंगे उतने मतलब कम में, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, जितने सस्ता में हम लोग मटेरियल को ला पाएंगे उतने सस्ता में हम लोग शर्ट को बेच पाएंगे, और जो जितना मतलब गुड क्वालिटी सस्ते में देगा उसका सेल उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो सब कंपनी चाहती है, सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही ये चाहेगी कि उसका मटेरियल प्रोक्योरमेंट, जहां पर कॉस्ट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर चल रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं। तो इसे पता करने के लिए हम लोग 3 पॉइंट जो है वो देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हमें कब ऑर्डर करना है, एट द राइट टाइम, ठीक है। 3 राइट चीज हमें देखना है। एक तो राइट टाइम पे हमें क्या करना है, ऑर्डर करना है। नेक्स्ट है इन राइट क्वांटिटी, और जो ऑर्डर करेंगे उसका क्वांटिटी भी सही होना चाहिए, ठीक है। इन राइट क्वांटिटी फ्रॉम राइट सप्लायर, ठीक है। तो ये 3 चीज हमें मेंटेन करना है, तभी हमारा जो ये प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर है ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। इसका मतलब हमें सही टाइम पे करना है, सही क्वांटिटी पे करना है, और सही सप्लायर के पास से हमें रॉ मटेरियल को लेना है, तभी हमारा जो है प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर जो है वो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो राइट टाइम का मतलब है, सपोज मेरे पास 1000 शर्ट का ऑर्डर आया है, ठीक है, 1000 शर्ट्स का ऑर्डर आया है, और मेरे पास सपोज फैब्रिक जो है वो अवेलेबल है 500 मीटर, ठीक है। और मुझे चाहिए सपोज 850 मीटर, 1000 शर्ट के लिए मुझे अगर 850 मीटर फैब्रिक चाहिए, और मेरे पास अवेलेबिलिटी जो है, यहाँ पर लिख देते हैं अवेलेबल, ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल, अगर मेरे पास 500 मीटर है तो मुझे कितना ऑर्डर करना चाहिए ये पहले मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे कितना ऑर्डर करना चाहिए। तो पहले हम ये वाला बताना चाहते हैं कि इन राइट क्वांटिटी, ठीक है। तो मेरा नीड है 850 मीटर, मेरे पास अवेलेबल है 500, तो मुझे मेरा एक्चुअली और मुझे कितना चाहिए, और मुझे चाहिए 350 मीटर चाहिए। तो बताओ क्या मैं 350 मीटर ही ऑर्डर करूं, या फिर उससे ज्यादा, या फिर उससे कम, क्या करने से ठीक होगा, ये बताओ मुझे। क्या मुझे एग्जैक्ट 350 करना चाहिए, या कम कम करना चाहिए, या फिर उससे ज्यादा करना चाहिए, क्या करना चाहिए एज ए Exact 350. एग्जैक्ट 350? अच्छा, जियाउल बोल रहे हैं एग्जैक्ट 350। बाकी लोगों को क्या लग रहा है, एग्जैक्ट 350 करें या थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, कैसा करना चाहिए? थोड़ा ज्यादा। थोड़ा ज्यादा, अच्छा। ज्योति बोल रही है थोड़ा ज्यादा, अच्छा। और बाकी? अच्छा, ठीक है। একটু বেশি করতে হবে। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, ठीक है। थोड़ा ज्यादा इसलिए करेंगे फॉर सेफ्टी पर्पस, एक सेफ्टी स्टॉक बोल के भी हमारे पास होना चाहिए। बाई चांस मान लो कटिंग करते हुए कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, या फिर मान लो सिलाई करते हुए कुछ गिर गया, कुछ भी हो गया, लेकिन कस्टमर का डिमांड तो 1000 शर्ट है, वो मुझे फुलफिल करना ही, नहीं तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो खराब हो जाएगा, गुडविल खराब हो जाएगा। वो भी मुझे टाइम के अंदर प्रिपेयर करके देना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा चीज तो हाथ में एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा।
पड़ेगा। जैसे तुम लोग एग्जाम देने जाते हो, तुम्हें पता है कि एक पेन मेरे लिए इनफ है। दुकान में गए, एक पेन लिया, पता है आज 3 आवर्स का एग्जाम है, एक पेन तुम लोग के लिए काफी है, तो क्या तुम लोग एक ही पेन लेके जाओगे? पता तो है एक पेन से जरूर होगा, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस रखते हो ना, 2 या 3 पेन तो रखते हो कि अगर बाई चांस ये चलते चलते बंद हो जाए, कुछ और हो जाए, तो हम एक की जगह 2-3, ठीक है, एक एक जन बहुत ज्यादा लेके जाता है वो अननेसेसरी है, ठीक है, 2 या 3 पेन हम लोग चाहे तो कैरी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हम लोग किस तरह का पेन ले रहे हैं, हमें कितना मतलब ऐसा आइडेंटिफाई हम लोग करना पड़ेगा खुद से कि इस तरह का पेन जो है वो सही चलेगा कि नहीं चलेगा। इवन जब हम लोग बचपन में पेंसिल से लिखते थे, वो तो कटर से कटता है, फिर भी हम लोग 2-3 लेके जाते थे, काट काट के उसे छील के अच्छे तरह से रेडी करके, ताकि टाइम बर्बाद ना हो। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम लोग एग्जैक्ट चीज अगर खरीदेंगे, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग बैकअप नहीं दे पाएंगे, तो हमेशा बैकअप रखना चाहिए। और ये हम लोग बचपन से ही सीखते हैं, बस हमें ये चीज आइडेंटिफाई बिजनेस में भी करना पड़ेगा। घर पे भी देखना, हर चीज का हम लोग का बैकअप रहता है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, हर चीज का बैकअप होता है, तो बैकअप हमें रखना चाहिए। अदरवाइज हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली नहीं रन करवा सकते। तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं खरीदेंगे, फॉर सेफ्टी पर्पस थोड़ा बहुत तो ज्यादा खरीद लेंगे। जैसे मान लो अगर मुझे 350 मीटर का रिक्वायरमेंट है, हम चाहे तो 400 मीटर खरीद सकते हैं। सपोज मैंने 50 मीटर ज्यादा खरीद लिया, इससे मेरा क्या हो गया, बैकअप रह गया, ठीक है। तो मुझे कैसे क्वांटिटी में ऑर्डर करना चाहिए, मुझे हमेशा थोड़ा बहुत सेफ्टी रख के ही ऑर्डर करना चाहिए, दैट इज इन राइट क्वांटिटी, ठीक है, एट द राइट टाइम। राइट टाइम मतलब मान लो मेरे पास जो 500 मीटर जो पड़ा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं एक शर्ट बनाने के लिए, अच्छा मेरा यहाँ पर 1000 शर्ट के लिए कितना रिक्वायरमेंट मैंने दिखाया है, 850, तो एक शर्ट के लिए कितना हो जाएगा, 850 डिवाइडेड बाई 1000, तो 0.85 मीटर करके चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं मेरा ये कैलकुलेट मतलब ये सही है कि नहीं, आई डोंट नो, बट 0.85 मीटर, ठीक है, मतलब शर्ट बनाने का मेरा कोई आइडिया है नहीं, जो भी हो, तो 0.85 मीटर पर शर्ट जो है वो नीड हो रहा है, ठीक है। और मेरे पास 500 अवेलेबल है, तो इससे कितना शर्ट बन सकता है, इंटू 500 कर दो, तो 425 शर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे कब ऑर्डर करना चाहिए, मतलब मेरा कंसेप्ट समझ रहे हो ना, अगर 1000 शर्ट बनाने के लिए 850 मीटर फैब्रिक चाहिए, तो एक शर्ट बनाने के लिए कितना फैब्रिक चाहिए, 0.85 मीटर पर शर्ट मुझे फैब्रिक चाहिए, और मेरे पास 500 मीटर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उससे मेरा कितना शर्ट बन जाएगा, 0.85 इंटू 500, तो उससे मेरा जो शर्ट बन जाएगा दैट इज 425 शर्ट बन जाएगा। बट मुझे ऑर्डर दिया गया है 1000 शर्ट का, मतलब मुझे अभी भी कितना सारा शर्ट बनाना पड़ेगा पता है, 575 शर्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ मेरा जो मटेरियल का शॉर्टेज है, मैंने तो वो समझ लिया कि मुझे 400 मीटर हम खरीद लेंगे, 50 मीटर एक्स्ट्रा खरीद लेंगे, ये अभी 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 हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन बताओ ऑर्डर कब करें, मतलब खरीदने कब जाए, ठीक है। एक बार खुद को ही सोच लो कि शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो फिर बताओ कि कब खरीदने जाए, जब 425 शर्ट हो जाएगा तब खरीदने जाना चाहिए, या फिर कौन से मोमेंट में हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, मतलब ये पॉइंट, दैट इज एट द राइट टाइम। राइट टाइम कौन सा है परचेस करने का, क्या लगता है कब खरीदना चाहिए, बताओ, कुछ कुछ तो आइडिया हो रहा होगा ना। 425 शर्ट बनाने के पहले ही खरीदना चाहिए, बिकॉज उसके बाद अगर खरीदेंगे तो उसको प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा ना उस टाइम, हाँ तब ऑब्वियसली। मटेरियल आएगा तो। हाँ, तो अगर हमें क्या है, थोड़ा बहुत हाथ में टाइम रख के ही खरीदना पड़ेगा। सपोज अगर हम लोग कम से कम 415 शर्ट बन गया, उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने दिन बाद हमारा ऑर्डर आता है, ये सारा चीज हमें ध्यान में रख के अपना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा कि हम लोग कौन से सप्लायर से ले रहे हैं, वो कितने दिन के अंदर हमें ऑर्डर दे देगा। जैसे तुम लोग ऑनलाइन पे ऑर्डर करते हो, तो तुम्हारा नीड के हिसाब से तुम लोग को दिखाता है ना, 15 दिन बाद आएगा, 20 दिन, मतलब वहां डेट तो दिखा देता है। अब हम लोग क्या करते हैं, नहीं बाबा इतने दिन बाद होगा तो मेरा नहीं
नहीं चलेगा, मुझे फिर मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा, तो हम लोग उस बेसिस पे ऑर्डर करते हैं। सिमिलरली हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये सारा चीज देखना पड़ता है कि कितने दिन बाद आने वाला है, तो उसी बेसिस पे उसे ऑर्डर करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, वर्कर जो है वो आइडल बैठे रहेंगे, उन्हें पेमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन करवाने के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है वो तो वर्कर का गलती नहीं है। अब वर्कर बैठे हैं, उन्हें सैलरी दो, वर्कर बैठे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, वर्कर है, रेंट तो खैर फिक्स्ड है, लेकिन वर्कर है तो वो बाकी चीज भी यूज कर रहे हैं, तो फिर वो तो वेट कर रहे हैं, उनका वेट करने का पैसा हमें देना पड़ रहा है बेकार में, उनको वेट करने का पैसा हमें देना पड़ रहा है बेकार में, ठीक है। तो ये सारा चीज हमारा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, मैंने लाइन ही तो लिखा है ना कॉस्ट इफेक्टिव, तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव करना है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोग राइट टाइम पे ऑर्डर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर राइट टाइम पे ऑर्डर नहीं कर रहे हैं तो हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर जो है ना वो कभी भी हमें कॉस्ट इफेक्टिव सिचुएशन नहीं दे सकता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज फ्रॉम राइट सप्लायर, यानी हमें सही सप्लायर से लेना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए, मतलब सप्लायर के केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के सप्लायर से हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले है सप्लायर के केस में हमें ये देखना चाहिए कि कौन हमें सस्ते में दे रहा है, ये तो हम लोग देखेंगे ऑब्वियसली कि चीपेस्ट कौन सा है कॉस्ट, ठीक है। मान लो ये फैब्रिक जो है कोई हमें दे रहा है 200 पर मीटर पर, ठीक है, कोई हमें दे रहा है 180 पर मीटर पर, और कोई हमें दे रहा है मान लो 199 पर मीटर पर, ठीक है। हमें तो सबसे चीपेस्ट यही लग रहा है, लेकिन अगर क्वालिटी तीनों का बराबर है तो हम लोग 180 मीटर के पास ही जाएंगे, ठीक है। मान लो ये सप्लायर एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो सबसे चीपेस्ट तो 180 पर मीटर ही हो रहा है, लेकिन तीनों का क्वालिटी भी देखना पड़ेगा। सपोज ये क्वालिटी बहुत ही खराब है, तो अगर हम लोग इतने खराब क्वालिटी का शर्ट बेचते नहीं है, सेल नहीं करते, तो हम लोग इतना खराब क्वालिटी का कपड़ा लेके अपना जो गुडविल है उसे बर्बाद नहीं करेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा, सिर्फ चीपेस्ट देखने से नहीं होगा, चीपेस्ट के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा क्वालिटी कहीं हमारा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है, हमें क्वालिटी देखना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज ये भी देखना पड़ेगा, ये सप्लायर के पास से मुझे लाने के लिए मेरा खर्चा कितना होगा, क्योंकि ये मान लो बहुत ज्यादा दूर में है, ये पास ही में है, ठीक है, तो इसके पास से लेके आने पे 200 रुपया खर्चा पर मीटर होगा अगर तीनों क्वालिटी बराबर है। लेकिन अगर इससे लाएंगे तो मान लो पर मीटर कपड़ा पे 20 रुपए मेरा फ्रेट लग जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो घूम फिर के 200 रुपए हो गया, तो फिर इतना हम लोग क्यों झमेला ले, फिर हम लोग वो जो सामने है हमारा उसी के पास से ले लेंगे। मतलब वो होता है ना कि दुकान ज्यादा दूर है तो वहां पर जाएंगे तो कुछ कैरी करवा के लेके आना पड़ेगा, फ्रेट वगैरह एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो ये चीज भी हमें ध्यान में देखना है कि एसोसिएटेड खर्चा तो कहीं ज्यादा नहीं लग जा रहा है, कैरेज इनवर्ड ये सब चीज, तो अगर ये सब चीज लग जा रहा है वो बिल्कुल 200 मीटर के बराबर ही हो रहा है, तो फिर 200 मीटर ये बगल वाले से लेना ही बराबर रहेगा, हम लोग क्यों इसके पास से ले, ठीक है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो क्या इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। सिर्फ चीपेस्ट देखा कि नहीं हम लोग चले गए, नहीं, बिजनेसमैन ऐसा कभी नहीं करते, वो सारा चीज आइडेंटिफाई करते हैं, क्वालिटी भी देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी देखेंगे, उस बेसिस पे वो लोग ऑर्डर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज देखेंगे, जैसे कि मान लो इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है किनका, ये सप्लायर का, ठीक है। क्यों देखना पड़ता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसीलिए देखना पड़ता है, मार्केट में तो बहुत सारे नए नए सप्लायर आ रहे हैं, लेकिन जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मान लो ऐसा है कि आज दे दिया कल नहीं दे पाएंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इतना क्वांटिटी में हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए ना। अगर हम लोग मान लो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, ठीक है, ये सब जो रॉ मटेरियल परचेस वगैरह होता है ना, वो 1-1 साल 2 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सप्लाई होते ही जाएगा। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो, क्या ये बिजनेस उतने अच्छे तरह से कर पाते हैं कि नहीं, पहले कितने लोगों को सप्लाई किया है, कहीं सप्लाई में इंटरप्शन तो नहीं था, तो ये सारा चीज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है जब हम लोग सप्लायर को चूज करते हैं। इसके अलावा हर सप्लायर का फाइनेंशियल कंडीशन, अब फाइनेंशियल साउंड कंडीशन होना चाहिए। अब तुम लोग सोचोगे इनके फाइनेंशियल कंडीशन से हमें क्या लेना देना, ऑब्वियसली लेना देना है, ये कितने भी अच्छे इंसान हो, ठीक है,
ये धोखा नहीं देंगे, सही दाम पे दे रहे, सभी ठीक बात है, लेकिन अगर ये फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो खुद अगर मटेरियल खरीद ही नहीं पाएंगे तो फिर कस्टमर को कैसे सप्लाई करेंगे, कर नहीं पाएंगे। तो फिर बिजनेस करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो सप्लायर है क्या उसका फाइनेंशियल कंडीशन सही है, क्या वो कहीं बैड डेट मतलब सॉरी बैंकरप्ट वगैरह तो नहीं हो गया, कहीं वो लॉस में तो रन नहीं कर रहा है, तो वो हमें सप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है। और एक चीज भी हमें देखना चाहिए मतलब सप्लायर चूज करने के लिए, दैट इज सप्लाई सिमिलर टाइप ऑर्डर बिफोर टू अदर्स। ठीक है, क्या सिमिलर ऐसा ही शर्ट का कपड़ा पहले किसी को दिया है तो वहां पर जाके इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई कैसे दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट जो क्वालिटी दिया अच्छा, उसके बाद खराब दे देता है, फिर थोड़ा अच्छा दे देता है, कहीं मिक्सअप तो नहीं कर रहा है, या फिर एकदम स्मूथली अच्छे तरह से ही सप्लाई कर पा रहा है। ये सारा चीज भी हमें देखना चाहिए कि सप्लाई सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर बिफोर टू अदर। बाकी लोगों को कभी क्या सिमिलर टाइप का कभी भी ऑर्डर प्लेस किया है कोई इस सप्लायर ने। ठीक है। और गारंटी, ठीक है, और बॉन्ड मतलब एक मैंने कहा ना कि एग्रीमेंट वगैरह होता है ये सब सप्लाई में, जहां पर गारंटी रहता है कि आपको इंटरप्शन फ्री सप्लाई मिलेगा, बॉन्ड में साइन वगैरह किया जाता है। ठीक है, वो करने के लिए राजी हो ऐसा सप्लायर हमें चाहिए। और लोअर कोटेशन, ठीक है, कोटेशन निकलता है लोअर कोट बोल सकते हैं, कोट यानी कोटेशन यानी प्राइस आइडेंटिफाई करना। ऑब्वियसली कॉस्ट तो बचाना ही है हमें, तो फिर हमारा प्राइस जो है मतलब हम जो मटेरियल खरीदना चाहेंगे उसका कॉस्ट हमें अगर कम में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा बात है, वो तो हम लोग जरूर चाहेंगे। लेकिन सिर्फ कॉस्ट से बात नहीं बनेगा, बहुत सारा चीज उसके साथ हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोगों को सप्लायर चूज करना चाहिए, तभी हमारा जो ये प्रोसीड्योर है मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो एट द राइट टाइम मतलब कब ऑर्डर करें वो भी सोचो। ठीक है, इन राइट क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में खरीदना चाहिए, फ्रॉम राइट सप्लायर। ठीक है, और सही सप्लायर से हमें खरीदना चाहिए। तो ये सारा चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सब तो मैंने समझाया, अब इसी को हम एक जिस्ट कर देते हैं, तुम लोग नोट लिख लो ताकि तुम्हारे पास तुम लोग के पास ये वाला चीज जो है वो रह जाए। जो भी मैंने अभी कहा वही लिखवा दे रहे हैं, तो लिख लो कॉपी में, मटेरियल कंस्टिट्यूट्स an important part of cost of finished goods। ठीक है, F.G यानी finished goods, शॉर्ट में इस तरह से ही लिख लो। मटेरियल कंस्टिट्यूट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो कि एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने यही वाला चीज कहा था। ये देखो, मटेरियल जो है वो 80 to 90% कॉस्ट हमारा रिजर्व कर लेता है फिनिश्ड गुड्स में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, in this chapter we will consider only डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने दो तरह का मटेरियल पढ़ के रखा है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, लेकिन यहां पर हम लोग कौन सा मटेरियल का कॉस्ट आइडेंटिफाई करने वाले हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट। नेक्स्ट लिखो, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार लिखवा देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल मीन्स, ये मटेरियल लिखा है मैंने, MAT फिर डॉट दे दिया है, कॉस्ट ऑफ दोज मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन 1 यूनिट या फिर पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वही होता है, एक यूनिट अगर फिनिश्ड गुड्स बन रहा है, अब यूनिट मतलब शर्ट के केस में वो पीसेस में काउंट हो सकता है, अगर मान लो सीमेंट वगैरह है तो वो सीमेंट में क्या होता है, टन में काउंट हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ और है तो उस तरह से काउंट हो सकता है, यूनिट कुछ भी हो, लेकिन हम लोग एक यूनिट फिनिश्ड गुड्स में उसे अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो ही हम लोग उसे डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। अच्छा,
अब हमें 3 चीज फॉलो करना है, राइट टाइम, राइट सप्लायर एंड और एक क्या था, राइट टाइम, राइट सप्लायर और राइट क्वांटिटी, ठीक है। तो उसके ऊपर लिखो, उसके ऊपर नोट्स लिखो, देयर शुड नॉट बी ए सिचुएशन of material stock आउट, ठीक है। स्टॉक आउट कभी नहीं हो जाना चाहिए, मतलब देरी नहीं करना है। मैं ऑर्डर, अगर मुझे अवेलेबिलिटी नहीं है और मुझे नीड है मटेरियल का, तो मुझे स्टॉक आउट होने तक वेट नहीं करना है कि कब मेरा पूरा कपड़ा लग जाएगा उसके बाद हम जाके खरीदेंगे, तो उसमें मेरा लॉस ही लॉस है, ठीक है। देयर शुड नॉट बी ए सिचुएशन ऑफ मटेरियल स्टॉक आउट, मटेरियल कभी भी स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, otherwise the production of finished goods will suffer, ठीक है। नहीं तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा, जो कि हमारे लिए लॉस है। नेक्स्ट लिखो, देयर शुड नॉट बी एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। लेकिन ज्यादा भी स्टोर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैंने यहाँ पर नहीं बताया। देखो, मैंने बताया कि कम नहीं हम लोग लेंगे, थोड़ा सा सेफ्टी स्टॉक के लिए लेंगे। अब मुझे रिक्वायरमेंट है 350 का, मैंने 400 ले लिया, इट्स ओके। मुझे रिक्वायरमेंट है 350 का, मैंने ले लिया 1000 मीटर का। बता सकते हो इस पे मेरा क्या क्या लॉस हो सकता है? अगर मेरा देखो, मेरा रिक्वायरमेंट तो मुझे दिख रहा है ना यहाँ पर 350 मीटर का है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया, जैसे एक पेन की जगह तुम लोगों ने 2 पेन लिया। अब अगर कोई 100 पेन लेके जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या लॉस हो रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर तुम लोग इसको रिलेट करने का कोशिश करो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर 400 मीटर से काम बन जाएगा, जिसमें भी 50 मीटर एक्स्ट्रा लिया हुआ है, अगर वो बोल रहा है नहीं हम 1000 मीटर ले लेंगे, तो इसमें उसका किस तरह का लॉस हो सकता है, क्या क्या लॉस हो सकता है? अगर स्टोर कोई, का, हाँ, स्टोर कॉस्ट स्टोर और कॉस्ट, फिर से फ्रेट कॉस्ट। हाँ, स्टोर कॉस्ट होगा, ये सही है। स्टोर कॉस्ट मतलब मान लो ये रॉ मटेरियल को अगर हम लोग गोडाउन में रख रहे हैं, ठीक है, ये मैंने थोड़ा कम ही बताया, लेकिन कुछ ना कुछ गोडाउन या फिर स्टोर तो होगा जहां पर हम लोग इसे रखते हैं। तो स्टोर कॉस्ट हमारा ज्यादा लगेगा, क्योंकि अगर मेरे पास स्टोर है, अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन मैंने इतना ज्यादा मटेरियल खरीद लिया है कि मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो पहला बात है कि मुझे स्टोर को रेंट में लेना पड़ेगा। अगर मेरा रेंटेड स्टोर है तो मुझे उसको रेंट भरना पड़ेगा। अब स्टोर अगर हम लोग रेंट पे ले रहे हैं, तो हो सकता है चोरी का डर है, तो एक स्टोर कीपर को भी रखना पड़ेगा, मतलब सॉरी, एक सिक्योरिटी गार्ड को भी रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ स्टोर का जितना भी डेटा है उसे मेंटेन करने के लिए एक स्टोर कीपर को भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा लेंगे, ठीक है, वैसे देखो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक स्टोर रखना ही पड़ेगा, स्टोर कीपर भी रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड को भी हमें रखना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं इसे, ठीक है, आ रहे हैं धीरे धीरे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा लेंगे तो जो खर्चा हमारा कम पे हो जाता वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर तुम लोग 100-200 पेन लेके चले जाते हो पढ़ने के लिए, मतलब एग्जाम देने के लिए, तो लॉस है ना, वो पैसा हम लोग कहीं और भी तो इन्वेस्ट कर सकते थे जहां से हमें कुछ अच्छा रिटर्न मिले। ये तो बर्बादी है ना, मतलब रिटर्न का बात नहीं है, लेकिन पेन तो पड़ा पड़ा सूख जाएगा। 100 पेन में थोड़ी ना लिख के इतना जल्दी खत्म कर लोगे, वो तो खराब हो जाएगा, बर्बाद होना ही है। वैसे ही कपड़ा अगर एक्स्ट्रा ले लोगे, हमें नीड है ही नहीं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कपड़ा पड़े पड़े वो फोल्ड में क्या हो जाता है, दाग हो जाता है, उसे हम लोग यूज नहीं कर सकते, गल सकता है कपड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर जरूरत से ज्यादा हम लोग लेंगे जो कि हमारा नीड नहीं था, तो हम लोग उसे प्रॉपर मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। और मेंटेन अगर कर भी लेते हैं, फिर भी जो गुड्स का नेचर है उस वजह से वो थोड़ा बहुत तो डैमेज हो ही जाएगा, और डैमेज हो जाएगा तो वो फिर हमारा कोई किसी काम का नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग एक्सेसिवली कोई भी चीज लेते हैं, तो वो हमारे लिए, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, वो भी हमारे लिए लॉस ही होता है। तो इसके लिए लिखो, देयर शुड नॉट बी एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ मटेरियल बिकॉज, एज लिख दो, एज दैट विल increase our carrying cost,
which means cost of keeping goods इन स्टोर। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट का मतलब, मेन मतलब यही होता है कि गुड्स को स्टोर में रखने का जो खर्चा, दैट इज कैरिंग कॉस्ट होता है। ठीक है, देयर आर ऑल्सो chances of material getting damaged, डैमेज होने का भी चांसेस होता है। तो यहाँ पर देखो हमें एक कॉस्ट मिल गया, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। देखो यहाँ हमें एक कॉस्ट मिला, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। तो मेटेरियल जब खरीदने जाओगे तो मेटेरियल खरीदने का एक परचेस कॉस्ट तो होता ही है, उसके साथ साथ सिर्फ परचेस कॉस्ट से काम नहीं बनता है, कैरिंग कॉस्ट भी हमें बियर करना पड़ता है। तो कैरिंग कॉस्ट किसी भी हालत में हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग अपना कैरिंग कॉस्ट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीड्यूर है वो सही नहीं रहेगा। और कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है देखो हम बता देते हैं, कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं कैरिंग कॉस्ट का। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर लिख लो, ये काम में आएगा जब हम लोग सम्स करेंगे इसके ऊपर। कैरिंग कॉस्ट में जैसे मैंने बताया कि सैलरी देना पड़ेगा स्टोर कीपर को, सैलरी ऑफ स्टोर कीपर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कैरिंग कॉस्ट का एग्जाम्पल है सैलरी ऑफ स्टोर कीपर, क्योंकि स्टोर रिलेटेड खर्चा है। ठीक है, स्टोर अगर कोई क्लर्क रखा हुआ है तो उनको भी सैलरी देना पड़ेगा, स्टोर क्लर्क। ये एंड कर देते हैं, एंड। ठीक है, इसके अलावा रेंट ऑफ स्टोर, स्टोर का रेंट हमें अगर भरना पड़ रहा है तो वो। ठीक है, इंश्योरेंस अगर करवा के रखे हैं स्टोर का, ठीक है, मतलब गुड्स का, जो स्टोर के अंदर गुड्स रख रहे हैं, तो अगर ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा ना, इंश्योरेंस हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। तो इंश्योरेंस ऑफ स्टोर ये भी हमारा कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, इसके अलावा हमारा स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, अगर कोई क्लर्क वगैरह को रख रहा है तो वो कुछ पेन कॉपी वगैरह कुछ ना कुछ तो यूज करेगा। और अगर बोलोगे कि हम लोग फिजिकली कुछ नहीं कर रहे तो भी एक लैपटॉप, एक नेट कनेक्शन, सारा चीज तो चाहिए। ठीक है, तो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, इस तरह का खर्चा जो कि स्टोर में किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये समझाते हैं पॉइंट, लोन फॉर मेटेरियल हेल्ड। इसका मतलब हो रहा है कि अगर मान लो हमें जो मेटेरियल चाहिए उससे खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, हम लोगों ने लोन ले लिया। ठीक है, तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी भरना पड़ रहा है। अगर ज्यादा जरूरत से ज्यादा मेटेरियल खरीदेंगे तो लोन का अमाउंट भी बड़ा होगा, तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। अगर हम मुझे नीड ही नहीं है उतने सारे रॉ मटेरियल का, तो हम अपना लोन का अमाउंट क्यों बढ़ाए, और इंटरेस्ट का जो बर्डन है उसे भी बेकार में क्यों बढ़ाए। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि एक्सेसिव कभी भी हमें स्टोरेज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारा एक्सपेंसेस हो सकता है, जिसमें एक यहाँ पर मैंने बताया भी है, लॉस हो सकता है ड्यू टू डैमेज। ठीक है, या फिर डैमेज हो सकता है, गेटिंग डैमेज, या फिर यहाँ पर लिख लो वेस्टेज। ठीक है, जो कि नॉर्मल लॉस है, दैट इज नॉर्मल लॉस। ठीक है, जैसे वहां पर था ना नॉर्मल लॉस कॉस्ट, मैंने बताया ना जो हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वाला चैप्टर, वहां पर कुछ कॉस्ट मैंने अभी भी बाकी रखा है, तो यहाँ पर धीरे धीरे वो सारा चीज कवर हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा लॉस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए वो हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट दिन भी शायद बताया था कि जैसे कुछ पेरिसेबल गुड्स अगर कोई यूज कर रहा है उसके लिए, इवन जो फैब्रिक है वो भी एक ना एक दिन तो खराब होगा ही, एक ना एक दिन तो डैमेज होगा। अगर उसे मतलब डे टू डे हम लोग यूज कर नहीं रहे, अपने प्रोडक्शन पे नहीं, अगर मान लो प्रोडक्शन में जरूरत है तो कपड़ा ला रहे, शर्ट बना रहे, बेच रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कपड़े को रख देंगे 2 साल 3 साल तो वो तो खराब होना ही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल लॉस है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग रोक नहीं पाएंगे अगर हम लोग एक्सेसिवली स्टोरेज करते हैं तो ये सारा चीज हमारा कैरिंग कॉस्ट के अंडर आता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू, कितना नंबर पॉइंट है, 6th, try to minimize the material cost
make purchasing decision efficiently at the right time with the right quantity and with right supplier. पीपल नहीं लिख के सप्लायर लिख देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैंने लिखा ट्राई टू मिनिमाइज द मेटेरियल कॉस्ट। हम लोग मेटेरियल कॉस्ट को, ओवरऑल मेटेरियल कॉस्ट को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं? मेक परचेसिंग डिसीजन एफिशिएंटली। परचेसिंग डिसीजन हमें एफिशिएंटली लेना है। एट द किस तरह से ले सकते हैं? राइट टाइम विद द राइट क्वांटिटी एंड विद द राइट सप्लायर, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने कैरिंग कॉस्ट पढ़ा, इसके साथ साथ और एक कॉस्ट भी हम बताते हैं। जैसे हमारा कैरिंग कॉस्ट होता है, उसी तरह से हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होता है। बेसिकली जब हम लोग कभी भी मटेरियल खरीदने जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है ना, पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। अगर हमें मटेरियल खरीदना है तो हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, जो कि हमने अभी देखा कि राइट टाइम पे ऑर्डर हमें प्लेस करना है। कब ऑर्डर करें, कब खरीदने जाए, ठीक है। तो जब भी हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा क्या क्या खर्चा आ जाता है? एक तो ऑर्डर प्लेस करे हैं तो खरीदना पड़ेगा, दैट इज परचेस कॉस्ट। नेक्स्ट हो जाता है एसोसिएटेड कॉस्ट। एसोसिएटेड कॉस्ट मतलब परचेस के साथ साथ और एक खर्चा भी होता है। ये दो तरह का होता है, जिसमें एक कॉस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक होता है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में बताते हैं। कैरिंग कॉस्ट तो मैंने बताया क्या होता है, गुड्स को कैरी करके रखने का खर्चा। परचेस कॉस्ट मतलब मार्केट पे जो प्राइस हम लोग सप्लायर को पे कर रहे हैं, दैट इज द परचेस कॉस्ट। और ये ना हमारे ज्यादा कंट्रोल में नहीं रहता है, ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। कैरिंग कॉस्ट हम लोग कंट्रोल कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग मतलब बेवकूफ की तरह अगर ज्यादा खरीदेंगे, हमारा कॉस्ट बढ़ जा रहा है, तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ना हमारे लिए हमारे कंट्रोल में होता है। बट परचेस कॉस्ट यानी मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हम लोग चीपेस्ट सप्लायर ढूंढ सकते हैं, ये देखो हम लोग चीपेस्ट सप्लायर ढूंढ सकते हैं, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 200 का चीज या फिर ये 180 या 199 का चीज हमें कोई भी 10 या 20 रुपए में दे देगा, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन कैरिंग कॉस्ट को हम लोग अपने एफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू से हम लोग इसे कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन परचेस कॉस्ट पे हम लोग ज्यादा कुछ अपना जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, ये उतना कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। ये हम लोग जस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सप्लायर हमें चीपेस्ट में दे सकता है, बट मार्केट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कैरिंग कॉस्ट हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है जब भी हमें कुछ रॉ मटेरियल ऑर्डर करना पड़ता है तो उस पर कॉस्ट इनकट होता है। क्यों? अब ये हमारा नॉर्मल फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करने जैसा तो नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो ये लोग कहीं शॉप में जाके थोड़ी ना खरीदते हैं कि चले गए खरीद रहे, ऐसा बात नहीं होता है। यहाँ पर एक पूरा प्रोसीड्योर फॉलो होता है। बेसिकली जो है न्यूज़पेपर में टेंडर निकाला जाता है कि मुझे इस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए। मार्केट में जो भी सप्लायर होते हैं वो भी बैठे रहते हैं कि कब कंपनी टेंडर निकाले और हम लोग अपना जो रिलेटेड रॉ मटेरियल है उसका कोटेशन भेजे। तो एक टेंडर पास किया जाता है जिसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आता है या फिर किसी और जगह पे भी आ सकता है। थ्रू एडवर्टाइजमेंट ये पता चल जाता है सप्लायर को कि हाँ कोई तो कंपनी है जिन्हें इस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये जो टेंडर प्रोसेसिंग होता है उसमें एक एक्सपेंस होता है, ठीक है। टेंडर प्रोसेसिंग करने पे एक एक्सपेंस होता है, तो वो एक ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया हमारा, ठीक है। कि हम लोगों ने टेंडर पास करवाया, टेंडर पास करवाने पे हमें क्या मिलेगा? हमें बहुत सारा कोटेशन मिलता है। तो फर्स्ट जो है हम लोग प्रिपेयर करेंगे, लिखवाते हैं यहाँ पर पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, ठीक है। हम लोग परचेज ऑर्डर जो है वो प्रिपेयर कर
हैं। मतलब कंपनी में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, जहां एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि वो परचेस ऑर्डर को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली ड्राफ्ट करते हैं कि ये वाला चीज का हमें रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल का, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इन्विटेशन ऑफ टेंडर, फिर टेंडर बुलाते हैं, ठीक है। टेंडर बुलाते हैं तो क्या मिलता है, कोटेशन मिल जाता है, ठीक है। और इस रिगार्डिंग क्या क्या खर्चा हो सकता है, मेलिंग का, ठीक है, बिलिंग का, और टाइम कंजम्पशन कॉस्ट भी तो ध्यान रखना है ऑर्गेनाइजेशन को, टाइम कंजम्पशन कॉस्ट इसके साथ साथ, ठीक है। इस तरह का कॉस्ट जो है इनकर्ड होता है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में देखो क्या क्या लिखा मैंने, प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर को प्रिपेयर किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, टेंडर इन्विटेशन दिया जाता है, फिर ये सारा जो प्रोसीड्यूर होता है उसमें मेलिंग, बिलिंग, टाइम कंजम्पशन कॉस्ट, ये सारा चीज इन्वॉल्व हो जाता है। फिर टेंडर प्रोसेस होता है, तो टेंडर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। क्या होता है ना कि एक कंपनी का जो जनरल मीटिंग होता है वहां पर एक पर्टिकुलर डेट पे सारा कोटेशन का जो लेटर है उसे ओपन किया जाता है और उसे रीड किया जाता है, फिर वहां पर डिसीजन लिया जाता है कि कौन से सप्लायर के पास हमें जाना चाहिए। तो बेसिकली 3-4 सप्लायर को मतलब चूज किया जाता है, फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, फिर उस 3-4 सप्लायर के पास जाएंगे, जाने के बाद वहां पर 3-4 या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या डिसीजन होगा। उसके बाद जाके इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि जो चीज हम लोग लेना चाह रहे हैं वो सही है कि नहीं, मतलब वो तो पेपर में लिखा है, जो कोटेशन दिया हुआ है कि इस तरह का रॉ मटेरियल इतने में मिलेगा उतने में मिलेगा, लेकिन जाके चेक भी तो करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी इंस्पेक्शन करने के लिए किसी को भेजेगी तो उसमें भी तो एक खर्चा है, ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। फिर अगर पसंद आ गया तो क्या होगा, पसंद आ गया तो फिर लाना पड़ेगा, और अगर हम लोग स्टॉक को लाना चाह रहे हैं तो उसमें और क्या खर्चा आ सकता है, फ्रेट का खर्चा आ जाएगा, ठीक है, फ्रेट हो सकता है, कैरेज इनवर्ड हो सकता है, ठीक है। फिर अगर मान लो वो तो फ्रेट जब हम लोग लेके आएंगे उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि डिलीवरी फॉलो अप करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फॉलोइंग अप ऑफ डिलीवरी, उसके लिए भी एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है, तो फॉलोइंग अप डिलीवरी, ठीक है, ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट का ही पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, या देन टेकिंग अप डिलीवरी, ठीक है। तो ये ऐसा जितना सारा कॉस्ट, ठीक है, ये हम लोग को खुद को समझना पड़ेगा, वैसे तो लिस्ट करेंगे बहुत सारा लिस्ट हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट बेसिकली वही होता है जो ऑर्डर करने पे इन्वॉल्व होता है, जो कॉस्ट, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट मैंने यहाँ पर लिखवाया, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया और ये हमारा कैरिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि अब हमें दो कॉस्ट के बारे में पता चल गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग कम क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, ठीक है, मतलब क्वांटिटी अगर कम ऑर्डर करेंगे तो हमारा कैरिंग कॉस्ट जो है वो कम होगा, क्योंकि अगर हम लोग लो क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो अगर मेरा ऑर्डर हायर है, ठीक है, मैंने ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर किया है, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, और अगर मेरा ऑर्डर जो है वो लोअर है, ठीक है, अगर मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है, मतलब मैंने ज्यादा ऑर्डर किया है या कम ऑर्डर किया है, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है, मतलब मैंने बार बार ऑर्डर किया है, फ्रीक्वेंटली ऑर्डर किया है, जैसे कि मान लो मैंने 12 बार ऑर्डर किया है, ठीक है, 12 टाइम्स मैंने ऑर्डर किया है, और मैंने एक बार किया है 3 टाइम्स ऑर्डर, ठीक है। मैंने मेरा रॉ मटेरियल एक हिसाब से मैंने 12 टाइम्स ऑर्डर किया है और एक हिसाब से मैंने यहाँ पर दिखा है मैंने 3 टाइम्स ऑर्डर किया है। तो अगर 12 टाइम ऑर्डर किया है, 12 टाइम्स अगर मैंने ऑर्डर किया है, तो बताओ मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। मैंने अगर 12 टाइम्स ऑर्डर किया है, तुम लोग अगर फ्लिपकार्ट में 12 टाइम्स ऑर्डर कर रहे हो, तो अगर मेरा हर बार डिलीवरी चार्जेस वगैरह लग जाता है, तो उस केस में मेरा 12 टाइम्स ऑर्डर तो मेरे लिए लॉस है। अगर 3 टाइम्स में ही वही चीज मुझे मिल जाता है तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर करने के लिए ये सारा खर्चा बन जाता है। तो अगर ये सारा खर्चा बन रहा है तो हम लोग बार बार ऑर्डर करेंगे तो ये सारा खर्चा बार बार ऑकर्ड होगा, लेकिन अगर हम लोग 1 या 2 या 3 बार ऑर्डर करेंगे तो मेरा कम होगा कंपैरिजन टू 12 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स ऑर्डर करेंगे तो
ऑब्वियसली ऑर्डरिंग कॉस्ट लोअर होगा, बट अगर 12 टाइम्स ऑर्डर करेंगे तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका कैरिंग कॉस्ट पे क्या इफेक्ट होगा, मुझे जितना क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए वो अगर हम 12 टाइम्स में ऑर्डर कर रहे हैं, सपोज मुझे ₹1,00,000 का, ठीक है, ₹1,00,000 का मुझे टोटल रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, टोटल रॉ मटेरियल चाहिए। तो अगर नहीं, एक मिनट, इससे थोड़ा सा इसका जो है डेटा बदलते, ₹12,00,000 का मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। तो 12,00,000 का रॉ मटेरियल अगर पर एनम, ठीक है, पूरे साल में अगर मुझे 12,00,000 का रॉ मटेरियल चाहिए और उसे हम एक लाख करके ऑर्डर करते हैं, 1,00,000 करके ऑर्डर करते हैं, एक बार ₹1,00,000 का, फिर ₹1,00,000, फिर ₹1,00,000, तो पूरे साल में 12 टाइम्स ऑर्डर कर पाएंगे। और अगर 3 टाइम्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे पास एट ए टाइम 4,00,000 रुपीज का रॉ मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। मुझे अगर पूरे साल में जो शर्ट का फैब्रिक है वो 12,00,000 रुपीज का चाहिए, ठीक है। तो हम अब ये सोच रहे हैं क्या करें, ऑर्डरिंग कॉस्ट बचा ले, मतलब मेरे पास एक स्कोप है कि हम चाहे तो हर मंथ, ठीक है, 1,00,000 1,00,000 1,00,000 करके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि हम पूरे साल में 3 बार ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरे पास 4,00,000 करके 3 टाइम्स 12,00,000 का रॉ मटेरियल आ जाएगा। दोनों केस में रॉ मटेरियल तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस केस में 12 टाइम्स ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गया, इस केस में 3 टाइम्स ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इस पे कैरिंग कॉस्ट का क्या इफेक्ट आएगा, अगर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर जो कर रहे हैं वो ₹1,00,000 करके रॉ मटेरियल मंथली आ रहा है, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या होगा। और अगर मेरे पास एट ए टाइम 4,00,000 का रॉ मटेरियल आ रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें क्वांटिटी क्या है, इसमें क्वांटिटी लेस है और इसमें क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर एक बार में 4,00,000 का सामान आएगा तो ऑब्वियसली क्वांटिटी हायर है और इस केस में क्वांटिटी क्या है, लोअर है। तो बताओ कैरिंग कॉस्ट का क्या इफेक्ट होगा अगर मेरा कैरिंग कॉस्ट हायर में कम होगा और लोअर में ज्यादा होगा। हायर में कम होगा और लोअर में हाई होगा, सही कहा, सही, बिल्कुल सही कहा है इनकी ने। तो देखो क्या हो रहा है, क्वांटिटी अगर हमारा कम हो रहा है तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा, मुझे मेरा छोटा गोडाउन में काम हो जाएगा, मेरा एक स्टोर कीपर से काम हो जाएगा, मेरा एक ही क्लर्क से काम हो जाएगा, ठीक है, मुझे सिक्योरिटी गार्ड भी एक ही से काम हो जाएगा। अगर ज्यादा रखेंगे तो हो सकता है मेरा सारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गया ना। अगर इसे मेंटेन करने जा रहे हैं तो ये ज्यादा हो जा रहा है, अगर इसे मेंटेन करने जा रहे हैं तो ये ज्यादा हो जा रहा है। तो बेसिकली ये दोनों कॉस्ट जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर कम करना चाहोगे कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट कम करना चाहोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है, जैसे मैंने कहा कि परचेस कॉस्ट ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है ना कि हम लोग 1,00,000 करके ऑर्डर करें या 4,00,000 करके ऑर्डर करें, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि इसमें गड़बड़ी है, क्योंकि अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करना चाहेंगे तो कैरिंग बढ़ जाएगा, कैरिंग कम करना चाहेंगे तो ऑर्डरिंग बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इसी के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आया हुआ है जो तुम लोग किए भी हो बीकॉम में, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिससे सम्स आता है, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में EOQ। देन EOQ कंसेप्ट आया इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। EOQ कंसेप्ट आया इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए। अब EOQ कैसे इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर रहा है, EOQ का मतलब यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है, इकोनॉमिक मतलब होता है चीपेस्ट, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब सिंपल नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना सारा हम लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, और क्वांटिटी का मतलब यूनिट, ठीक है। अब जैसा क्वांटिटी होगा तो जिस तरह का प्रोडक्ट होगा, लीटर, मीटर, किलो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्विंटल, तो दैट इज यूनिट, हमारा यहाँ पर क्वांटिटी मतलब यूनिट। तो हमें EOQ का मतलब क्या हो गया, चीपेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर यूनिट, यानी हमें ऐसा ऑर्डर करना पड़ेगा एक बार में, एट ए टाइम हमें ऐसा ऑर्डर करना चाहिए ताकि हमारा जो खर्चा है वो चीपेस्ट हो, ठीक है। तो हमें ये EOQ से हमें ये पता चलेगा कि एक बार में हमें कितना यूनिट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ठीक है। तो एट ए टाइम हाउ मच ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड so that
टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम। ठीक है, तो हमें ऐसा कौन सा क्वांटिटी चूज करना चाहिए ताकि हमारा जो ऑर्डर हो वो उसके वजह से हमारा टोटल कॉस्ट जो हो मिनिमम हो। और यहाँ पर टोटल कॉस्ट का मतलब परचेस कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये तीनों मिला के हमारा जो मटेरियल कॉस्ट होगा वो चीपेस्ट हो। हमें वो वाला कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा और वो वाला कॉस्ट हमें कौन देगा? EOQ देगा, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और हम लोगों ने ये देख लिया कि मटेरियल का जो परचेस कॉस्ट है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पे हमारा कंट्रोल ऑब्वियसली है। तो कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसे चीपेस्ट कर पाए? तो हमेशा हमें करना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट, हमें कोशिश करना है ये करने का, कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू हमें करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये करने का कोशिश करना है। बाकी ये दोनों लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन EOQ हमें एक ऐसा चीज प्रोवाइड कर रहा है, अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मूला को। EOQ हमें एक ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा जहां हमारा कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। तो देखो कौन से केस में हो सकता है। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा। तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा? देखो अभी हम लोगों ने देखा कैरिंग कॉस्ट का मतलब गुड्स को कैरी करने का खर्चा, और ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है हमारा जो ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा। तो एक बार हम इधर लिख रहे हैं OC इक्वल टू CC लिख रहे हैं, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, इस तरह से लिख रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये होगा, और हमें EOQ हमेशा एनुअली निकालना जाता है, ठीक है, हम लोग EOQ हमेशा एनुअली निकालते हैं। एनुअली मतलब पूरे साल का, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था ना, 12 लाख पर एनम रॉ मटेरियल चाहिए, ₹12 लाख, ठीक है। तो EOQ रुपीस में तो नहीं आता है क्योंकि ये हमें क्वांटिटी बताता है, लेकिन पूरे ईयर का क्वांटिटी बताएगा कि पूरे ईयर में हमें किस तरह से ऑर्डर करना चाहिए। तो कितना ऑर्डर करें उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे यहाँ पर देखो 12 टाइम्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, हम लोग कितना बार ऑर्डर प्लेस करेंगे? 12 टाइम्स। यहाँ पर किया 3 टाइम्स। कैसे कैलकुलेट किया ये 12 टाइम्स और 3 टाइम्स को? हम लोगों ने देखा कि हमारे पास टोटल हमारा डिमांड कितना है, एनुअल कंजम्पशन कितना है, या फिर एनुअल डिमांड कितना है, 12 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल, ठीक है, 12 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल का हमारा डिमांड है। और हम लोग अगर एट ए टाइम 1 लाख रुपीस का ऑर्डर करना चाहते हैं, मेरे को 12 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल चाहिए और हम एट ए टाइम 1 लाख का ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मुझे 12 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा। या फिर अगर मुझे 12 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल चाहिए और हम एट ए टाइम ₹4 लाख का मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। अगर रुपीस हटा दो, फॉर एग्जाम्पल अगर इस एग्जाम्पल से अगर रुपीस हटा देते हैं कि मुझे 12 लाख किलो चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और हम एट ए टाइम 1 लाख किलो ऑर्डर कर रहे हैं, तो भी 12 टाइम्स ही आएगा, ठीक है, रुपीस से वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये 3 टाइम्स हो गया, तो दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर। और ये मान लेते हैं कि एक बार ऑर्डर प्लेस करने पे अगर मेरा 100 रुपीज का खर्चा होता है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या क्या है ये देखो, ये वाला चीज, अगर एक बार ऑर्डर प्लेस करने पे मेरा 100 रुपीज का खर्चा है, तो पूरे साल का रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में मेरा खर्चा हो जाएगा 100 इंटू 12 इंटू 1200 इस केस में, और इसमें ऑब्वियसली कम होगा 100 इंटू 300। तो ये जो रुपीस में आ गया, ये जो ₹300 या फिर ₹1200 आ रहा है, दिस इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो लॉजिकली समझो, हमें कितना बार ऑर्डर करना है, पहले ये देखेंगे कि ऑर्डर करने का खर्चा क्या है। हम लोगों ने चेक किया कि अगर हम लोग ऑर्डर करेंगे तो मेरा पर ऑर्डर का खर्चा होगा @100 पर ऑर्डर, ठीक है, एक बार ऑर्डर करने पे मेरा ₹100 का खर्चा होगा। अब कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एनुअल डिमांड क्या है और हम लोग कितने क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे हैं इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो क्या लिखेंगे देखो फॉर्मूला में, एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब एनुअल डिमांड या फिर एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड in a single order into ordering cost per order। देखो उसी चीज को मैंने फॉर्मूला में लिखा है, फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो सम्स भी करने में दिक्कत होगा एज वेल एज जो MCQs आएगा उसमें भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो क्या किया, एनुअल डिमांड क्या था 12 लाख रुपीस या फिर 12 लाख किलो जो भी मानो, और क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर। तो हम लोग एट ए टाइम 1 लाख रुपीस का ऑर्डर करना चाहते हैं या फिर 4 लाख रुपीस का ऑर्डर करना चाहते हैं। ये डिवाइडेशन में हमें क्या मिल जाएगा, इस डिवाइडेशन में हमें नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाएगा इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कर देंगे तो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। अब कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट को कैसे लिखा जाता है पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। हाफ इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ordered in a single order into carrying cost per unit per annum। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मतलब एक गुड्स को कैरी करने का खर्चा। तो कितना गुड्स को हम लोग को कैरी करना पड़ेगा, पूरे साल भर का। मैंने कहा ना ईओक्यू पूरे ईयर का होता है, तो पूरा 12 लाख रुपीस का जो रॉ मटेरियल है उसे मुझे कैरी करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, मतलब एक बार में, मतलब एट ए टाइम हमें कितना ऑर्डर जो है, अगर हम लोग 1 लाख रुपीस लेके कर रहे हैं तो 1 लाख रुपीस का मुझे कैरी करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है 4 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल मुझे कैरी करना पड़े। तो दैट इज क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा इनटू पर एनम, पूरे ईयर यानी सालाना। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जैसे ही कर दिया हम लोगों ने, तो वैसे ही हमारा ये 1 लाख इनटू हो जाएगा पूरे साल का खर्चा। और ये जो हाफ है इसका मतलब होता है एवरेज। ठीक है, हम लोग यूनिट को एवरेज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अब मान लो मेरे पास है 10 पेन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेन्स है, और ये 10 पेन हम पूरे साल भर यूज करेंगे, पूरे 12 मंथ्स में यूज करेंगे, तो 12 पेन ही ले लेते, 10 11 और 12। ठीक है, तो ये 12 पेन हम मंथली एक ही पेन यूज करते हैं। ठीक है, तो एक 1 जैन फेब मार्च, इस तरह से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से मैंने सोच के रखा है पेन का यूज हम करेंगे। अब पेन का यूज करेंगे तो जो पेन पहले यूज कर रहे हैं वो तो यूज हो रहा है, लेकिन बाकी पेन को तो मुझे रखना पड़ रहा है ना, बाकी पेन को मुझे रखना पड़ रहा है। तो बाकी पेन का कैरिंग कॉस्ट किस तरह से होगा, जैसे फर्स्ट पेन जब हम यूज करना स्टार्ट कर दिए, बाकी पेन को कैरी करना पड़ेगा, बाकी जो पेन बचेगा उसे कैरी करना पड़ेगा मुझे 11 मंथ्स। ठीक है, फिर जैसे फर्स्ट वाला 12 मंथ्स, ठीक है, उसके बाद वाला 11 मंथ्स। ठीक है, अगर हम लोग यूज नहीं करते हैं तो उस केस में बता रहे हैं, तो फर्स्ट वाला 12 मंथ्स, उसके बाद जो पेन है उसे हमें रखना पड़ेगा 11 मंथ्स, क्योंकि एक महीना वो पेन यूज हो रहा है, फिर 10 9, इस तरह से कैरिंग कॉस्ट जो है इस तरह से चलेगा। ठीक है, जैसे जैसे एक एक पेन यूज होते जाएगा बाकी पेन का जो कैरिंग कॉस्ट है वो उस तरह से हम लोग काउंट करेंगे। सब अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया, जो सबसे लास्ट वाला पेन है उसे कैरी करना पड़ेगा 12 मंथ्स। ठीक है, सबसे लास्ट वाला पेन जो दिसंबर में यूज करने वाले हैं उसे पूरा 12 मंथ्स तक कैरी करना पड़ रहा है, उसके आगे वाले को 11 मंथ्स, उसके आगे वाले को 10 मंथ्स 9 मंथ्स, इस तरह से। तो हर एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट इस तरह से निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, कि फिर तो डेप्रिसिएशन की तरह करना पड़ेगा 12/12, ठीक है, फिर करना पड़ेगा 11/12, फिर करना पड़ेगा 10/12, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में हमें ये पूरे कैरिंग कॉस्ट को एवरेज करने के लिए बोला गया है, यानी 1/2, इसीलिए 1/2 फॉर्मूला में आया है। ठीक है, तो 1/2 इसी कंसेप्ट से आया हुआ है। अच्छा, अब देखो इससे कैसे फॉर्मूला बनेगा, हम लोग यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन को शॉर्ट में लिख देते हैं AC। अब नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर का मतलब ही EOQ है। देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं EOQ। EOQ का मतलब ही होता है एक ऑर्डर में हम लोग कितना यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो AC डिवाइडेड बाई EOQ इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और ये हाफ जैसा है वैसा ही रहेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर मतलब फिर से EOQ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये हो गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो AC इंटू OC। ठीक है, पर ऑर्डर एक बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो। तो हाफ इंटू EOQ इंटू EOQ इंटू
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है, पर यूनिट पर एनम। तो फिर ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू AC इंटू OC इक्वल टू EOQ का होल स्क्वायर, ठीक है, EOQ का होल स्क्वायर इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो EOQ क्या हो जाएगा, देखो EOQ इक्वल टू हो जाएगा, EOQ का स्क्वायर लिख देते हैं, इक्वल टू हो गया 2 इंटू AC इंटू OC डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये आ जाएगा। देन EOQ इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू AC इंटू OC, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो कि हमारा फॉर्मूला बन गया EOQ फाइंड आउट करने का। और इसके लिए हमें इसके ऊपर हमारे पास सम्स रहता है जो करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 मतलब ये क्यों 2 आ रहा है वो मैंने बताया, कहाँ से 2 आया। AC मतलब एनुअल कंजम्पशन, यानी हमें एनुअली कितना चाहिए। OC मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये पर ऑर्डर अब लिख देते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब एक बार ऑर्डर करने पे कितना कॉस्ट लगेगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मतलब एक एक यूनिट को कैरी करने के लिए कितना खर्चा होगा इनटू जितना यूनिट पूरे साल में कैरी करेंगे, तो कैरी करने का पूरे साल भर का रॉ मटेरियल का खर्चा, दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा सम्स रहता है। तो एक एग्जाम्पल चाहे तो हम लोग कर ही सकते हैं कैरिंग कॉस्ट पर EOQ का। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं EOQ का। अच्छा, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम 10,000 kg, ठीक है, ये कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹50। अच्छा, कॉस्ट पर kg of raw materials ₹2। storage cost equal to 8% on average इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री का मतलब भी लेकिन रॉ मटेरियल ही होता है, एक्चुअली स्टॉक होता है, यहाँ पर स्टॉक रॉ मटेरियल का ही होगा। फाइंड EOQ, तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि EOQ कितना आएगा, ठीक है। हम 2 मिनट वेट करते हैं, तुम लोग बताओ EOQ कितना आएगा। मैम मेरे स्टोरेज कॉस्ट 8% है क्या? हाँ, ये परसेंट है, 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। दीदी 2500 EOQ। हाँ, EOQ 2500 kg। फाइंड EOQ एंड नंबर ऑफ ऑर्डर, ये भी फाइंड आउट करो, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर, ये भी फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ ऑर्डर 4। नंबर ऑफ ऑर्डर 4, हाँ 4 ऑर्डर पर ईयर। Yes, ma'am. 4 है। अच्छा, तो लगभग सभी ने किया है, तो एक बार हम बता देते हैं कि किस तरह से होगा। पहले है कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम, मतलब ये AC हो गया, एनुअल कंजम्पशन, क्योंकि पहले देखो फॉर्मूला लिख लेते, क्योंकि बोला EOQ कैलकुलेट करो, तो EOQ मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू AC इंटू OC डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम।
रूट ओवर लिख दिया 2। एसी ढूंढेंगे पहले, एसी का मतलब है 10,000 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट पर केजी अब, अच्छा ये कॉस्ट पर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है 50 रुपीज, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपीज दिया हुआ है तो 50 लिख दिया मैंने। अब बोला है कि हमारा कैरिंग कॉस्ट यानी स्टोरेज कॉस्ट, बिकॉज कैरिंग कॉस्ट के अंडर ही तो स्टोरेज कॉस्ट आता है। स्टोरेज कॉस्ट इज वन टाइप ऑफ कैरिंग कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री मतलब एवरेज, अभी तो मैंने ये एवरेज कंसेप्ट इसीलिए बताया, एवरेज बता दे तो कंफ्यूज होने का नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे रॉ मटेरियल को एवरेज कर रहे हैं, एक एक रॉ मटेरियल का कैरिंग कॉस्ट नहीं निकाल रहे, एवरेज करके निकाल रहे हैं रॉ मटेरियल का कैरिंग कॉस्ट क्या है। इसीलिए बोल रहा है कि रॉ मटेरियल को, एवरेज रॉ मटेरियल को कैरी करने का कॉस्ट है 8%। अब किसके ऊपर कैलकुलेट करें, वो भी फॉर्मूला में ही लिखा हुआ है। कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर लगाना है, पर यूनिट पर एनम, एक एक यूनिट पे हमें कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो एक यूनिट खरीदने का कॉस्ट कितना है, ₹2 और उसको स्टोर करने का कॉस्ट है 8%। तो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 2 इंटू 8%। हमेशा कैरिंग कॉस्ट, ये बात ध्यान रखो, कैरिंग कॉस्ट जो है वो ऑलवेज मेटेरियल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। कैरिंग कॉस्ट जो है वो किस पे एप्लीकेबल होगा, मेटेरियल कॉस्ट पे, क्योंकि मेटेरियल को ही तो कैरी करना है। मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पे होगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमेशा मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पे कैरी होगा। तो ये हो गया 2 इंटू 10,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 0.16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2500 और जो हमारा यूनिट गिवन रहेगा वही करना पड़ेगा, दैट इज किलो, केजी। तो केजी में कितना आ रहा है 2500, यानी अगर हम लोग एट ए टाइम 2500 किलो ऑर्डर करेंगे, हमारा 10,000 किलो का पर एनम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, चीपेस्ट होगा। एज वेल एज जो कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहा था, वो भी इक्वल हो जाएगा अगर हम लोग ईओक्यू बेसिस पे ऑर्डर करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा पूछा था इसके साथ, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर, एक साल में हमें कितना ऑर्डर प्लेस करना है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, मुझे रिक्वायरमेंट है 10,000 किलो ऑफ रॉ मटेरियल का, और हम डिसाइड कर चुके हैं कि 2,500 किलो करके एट ए टाइम ऑर्डर करेंगे, एक बार एक सिंगल ऑर्डर में 2,500 किलो ऑर्डर करेंगे। तो 4 ऑर्डर पर ईयर हमें करना पड़ेगा, मतलब पूरे ईयर में 4 टाइम्स अगर हम लोग ऑर्डर करेंगे तो हमारा जो है कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होगा, एज वेल एज हमारा चीपेस्ट कॉस्ट भी होगा, यही वाला, क्योंकि ईओक्यू हमें चीपेस्ट कॉस्ट को ही प्रोवाइड करता है, बिकॉज ईओक्यू हमें कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट करने का जो मतलब मौका है वो देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ईओक्यू फॉलो करना चाहिए। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, ये भी देखो, द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ material is 18,250 unit at the rate of 36.50 per unit. The storage cost is 20% on an average inventory, and the cost of placing order is ₹50. Find EOQ. Find EOQ. इसका EOQ कैलकुलेट करके बताओ।
500. हाँ 500 यूनिट्स, 500 units. हाँ 500 यूनिट्स, 500 दीदी। 500 यूनिट। अच्छा, एवरेज एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 18,252, ये फॉर्मूला से लिया मैंने, 2 इंटू AC OC ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर 50, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम दिया हुआ है। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट जो है स्टोरेज कॉस्ट 20% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, तो 36.50 इंटू 20%, अगर इसे सॉल्व करोगे तो आ जा रहा है हमारा 500 यूनिट्स। तो ये हो गया EOQ। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, देखो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि मटेरियल खरीदने के लिए हमें कौन कौन सा कॉस्ट इन्वॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, और हमें किस तरह से मटेरियल कॉस्ट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहिए, ठीक है, किस तरह से प्रोक्योरमेंट करना चाहिए। तो प्रोक्योरमेंट का जो हम लोगों ने जो 3 चीज पे बेसिस करके करना चाहिए, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट सप्लायर, ये हो गया। अब ये प्रोसीड्योर क्या है उसे थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोसीड्योर इसका क्या है उसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले तो हम लोगों ने देखा किस तरह से ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, क्या क्या पॉइंट पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर क्या है, देखो प्रोक्योरमेंट मतलब हम लोग जब मटेरियल खरीदने जाएंगे तो एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं क्या होगा। तो जैसे देखो घर पे अगर हम लोग खाना बनाना चाहते हैं तो नॉर्मली जो है घर पे माँ खाना बनाती है, तो प्लान उन्हीं का रहता है कि क्या बनाए। हाँ हो सकता है तो घर पे तुम लोगों से पूछ ले कि क्या खाना है, मतलब दाल चावल खाना है या रोटी खाना है, जो भी हो, तो ये एक बार पूछ सकते हैं कि क्या बनाए, लेकिन प्लान उनका होता है कि हम ये बनाएंगे, ठीक है। सिमिलरली बिजनेस में भी एक प्लान किया जाता है कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मतलब एक प्लानिंग तो होगा ना, ऐसे नहीं किसी भी चीज का बिजनेस करने चलेगा, ऐसे नहीं होता है। पहले दिमाग में एक प्लान तो आना चाहिए कि हम लोग इस चीज का प्रोडक्शन करेंगे, तभी वो आगे कर सकते हैं। वैसे ही खाना बनाने के पहले मतलब माँ लोग के दिमाग में भी एक प्लान रहता है कि अच्छा ये बना रहे हैं तो चावल के साथ ये सब्जी या फिर ये दाल या रोटी है तो वो बनाएंगे, तो उस तरह से एक प्लानिंग रहता है कि किस तरह से करना है। सिमिलरली बिजनेस में भी बिजनेसमैन का एक प्लानिंग रहेगा कि हमें क्या करना है। तो जैसे घर पे जैसे मम्मी हो गई हमारा मतलब प्लानिंग सेक्शन का पार्ट, उसी तरह से बिजनेस के लिए एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है जो कि सारा चीज प्लान करता है कि हमें कैसा प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है। तो हम यहाँ पर बिजनेस वाला ही दिखा रहे हैं, तुम लोग बस बाकी जो हम घर वाला बता रहे हैं उससे रिलेट करते जाओ। तो बिजनेस में पहले हम लोग ये सोचते हैं कि विच प्रोडक्ट इज मेक, ठीक है, विच प्रोडक्ट इज मेक। तो सिमिलरली घर पे क्या होता है कि प्लान करते हैं कि फूड हमें क्या प्रिपेयर करना है नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग होम का बात करें तो घर पे हम लोग प्लान करते हैं कि कौन सा फूड प्रिपेयर करें नेक्स्ट डे के लिए, उसी तरह से विच प्रोडक्ट इज मेक, हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है। तो जो मैंने एग्जांपल लिया था, सपोज आंसर आया हमें शर्ट बनाना है, ठीक है, यानी हम लोग शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। उसी तरह से अगर घर पे अगर प्लान ये हो रहा है कि हमें दाल चावल बनाना है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि दाल चावल अवेलेबल है या नहीं है, या फिर रोटी बनाना है तो आटा अवेलेबल है या नहीं है। मतलब उस रिगार्डिंग हमें रॉ मटेरियल फाइंड आउट करना पड़ेगा किचन में कि हमारा जो हमें डिमांड, मतलब जो हम लोग प्लान कर रहे हैं बनाने का, वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। उसी तरह से अगर शर्ट बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया भी था ऑलरेडी, फैब्रिक और ये मान लो बटन, ठीक है, और क्या हो सकता है, साइज, ठीक है, साइज लेवल रहता है ना, जैसे एक्सएल होता है, एल होता है, एम होता है, वो टैग लगाया जाता है। तो ये भी डायरेक्ट रॉ मटेरियल ही है, क्योंकि इसे भी हम लोग पर शर्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक शर्ट पे दो दो तीन तीन लोगो तो होगा नहीं, एक ही होगा, ठीक है। या फिर मान लो वो वॉश करने का जो क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है ना कि इसे इस तरह से गर्म पानी में मत दीजिएगा, या फिर ये सिर्फ ड्राई क्लीन है, ये है वो है, तो उसका भी देखो एक टैग जो है अंदर पे लगाया हुआ रहता है, तो वो भी पर शर्ट पे एक ही लगता है।
तो वो वाला चीज, यानी वॉश केयर लेवल बोलते हैं इससे हम लोग, वॉश केयर किस तरह से करना है उसका जो लेवल रहता है। ये भी डायरेक्ट रॉ मटेरियल, क्योंकि एक ही शर्ट पे एक ही लगेगा, ठीक है। तो एक शर्ट के लिए हमें ये सारा चीज चाहिए, ठीक है। तो सपोज हमें कपड़ा चाहिए, मान लेते हैं 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर, और बटन मान लो चाहिए 6, ठीक है, एक शर्ट के लिए बता रहे। और साइज जो है यहाँ पर साइज लेवल, यानी ये तो एक ही चाहिए, ठीक है, एम साइज का होगा तो एम, ये वॉश केयर लेवल भी एक ही चाहिए होता है एक शर्ट के लिए। पूरा मैंने जो डेटा बनाया है यहाँ पर, जो स्ट्रक्चर रेडी किया वो एक शर्ट के लिए किया। उसी तरह से घर पे मान लो अगर गेस्ट आने वाले हैं और क्या बनाना है वो प्लान हो गया है, तो पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अच्छा मेरे घर पे नॉर्मली इतने लोग रहते हैं तो उसके लिए मुझे इतना सारा चीज चाहिए होता है, तो अगर मुझे 5 जन का खाना बनाना है तो उसके लिए मुझे कितना सारा रॉ मटेरियल चाहिएगा। तो हमें एक बेस बनाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद हमें ये बेस बनाना पड़ता है कि कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए एक यूनिट के लिए। पहले हम लोग वो आइडेंटिफाई करेंगे एक यूनिट के लिए। उसके बाद जैसे ही हमें रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई हो गया, हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कितना अवेलेबल है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग ये आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे कि हाउ मच इज अवेलेबल। तो देन हम लोग क्या करेंगे, हमारा टोटल रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब प्रोडक्शन कितना करना है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा सॉरी, ये वाला देखो, पहले यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एक पॉइंट छूट गया। पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, यानी क्या खाना बनाना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास उसका रिगार्डिंग रॉ मटेरियल है या नहीं है, मतलब हम लोग जो खाना बनाना चाहते हैं वो सारा चीज अवेलेबल है या नहीं है। देन उसका एक बेस बना लेंगे कि हमें एक चीज के लिए कितना चाहिए, पर यूनिट के लिए कितना चाहिए, उस हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन हम लोग कितना करना चाहते हैं। क्या 1000 शर्ट हम लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं? अगर हम लोग 1000 शर्ट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, देन इस बेसिस पे हमें निकालना पड़ेगा कि हम लोग कितना मीटर कपड़ा ले, कितना सारा बटन ले, कितना सारा लेबल ले, साइज लेबल कितना सारा ले, या फिर वॉश केयर लेबल कितना सारा ले, वो सारा चीज हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना सारा हम लोग प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं। उसी तरह से हमें ये, मतलब अगर वो घर वाला एग्जांपल ले तो वहां पर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गेस्ट कितने आने वाले, ठीक है। अगर 5 पर्सन के लिए खाना बनाना है तो हमें कितना कितना किलो सामान चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, पहले हमें प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन हम लोग देखेंगे कि टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टोटल रिक्वायरमेंट, जैसे यहाँ पर अगर एक शर्ट के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लगता है 2.5, देन 1000 शर्ट के लिए कितना लगेगा, 1000 इंटू 2.5 यानी 250 मीटर लगेगा। उसी तरह से अगर एक शर्ट में 6 बटन लगते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6000 पीसेस बटन लगेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से टोटल रिक्वायरमेंट फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। फिर टोटल रिक्वायरमेंट का हम लोग अवेलेबिलिटी ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे घर पे मम्मी देखेगी कि 5 गेस्ट के लिए हमें इतना इतना चाहिए, आइडेंटिफाई करने की। फिर देखेगी कि क्या किचन में उतना आटा अवेलेबल है, उतना चावल अवेलेबल है। अगर नहीं है तो फिर घर पे जो मार्केट जाते हैं, सपोज अगर पापा मार्केट जाते हैं तो पापा को बोलेंगी कि थोड़ा इतना है मेरे पास, इतना और लेके आइए, ठीक है। उसी तरह से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होगा, हमारा जो टोटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके साथ हम लोग अपने पास अवेलेबिलिटी जो है उसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो टोटल रिक्वायरमेंट के साथ हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो कहाँ आइडेंटिफाई किया जाएगा, स्टोर में, ठीक है। स्टोर में जाके आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो स्टोर में जाके पता करेंगे कि हमारे पास कितना अवेलेबिलिटी है, और उस हिसाब से हम लोग परचेस करेंगे। जितना कम या ज्यादा है उस हिसाब से हम लोग परचेस करेंगे। जितना शॉर्टेज होगा थोड़ा सा सेफ्टी रख के हम लोग परचेस करेंगे। तो स्टोर में जाने के बाद हम लोग देखेंगे कितना है, देन हम लोग क्या करेंगे, परचेस डिपार्टमेंट में नोटिस करेंगे कि हमें कुछ अवेलेबिलिटी हमारा कम है, हमें और भी चाहिए, तो हमें परचेस करना है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे ही पता चलेगा मम्मी को कि घर पे ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है, जो नहीं है वो बोला जाएगा, मार्केट से वो लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा हुआ क्या, सबसे पहले हमें प्लानिंग करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लानिंग। तो हमारा हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होना ही चाहिए। प्लान करेंगे
कि क्या प्रोडक्शन करना है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि उस प्रोडक्शन में हमारा रॉ मटेरियल क्या चाहिए, आइडेंटिफाई डायरेक्ट रॉ मटेरियल, ठीक है, हमारा रॉ मटेरियल क्या चाहिए, जैसे अगर रोटी बनाएंगे तो आटा, ठीक है, चावल बनाओगे तो फिर चावल चाहिए, इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई डायरेक्ट रॉ मटेरियल, फिर हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना सारा यूनिट हमें प्रोडक्शन करना है। रॉ मटेरियल तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया क्या क्या चाहिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे हमें कितना सारा प्रोडक्शन करना है, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है इसके लिए। उसके बाद प्रोडक्शन तो सोच लिए कितना करना है, अब रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्टोर में, ठीक है, स्टोर में जाना पड़ेगा, और स्टोर डिपार्टमेंट में कौन अवेलेबल मिलेगा हमें, स्टोर कीपर, ठीक है, जो सारा डेटा रखता है, स्टोर कीपर, उनके पास सारा डेटा रहता है रिगार्डिंग इशू, ठीक है, मतलब कितना रॉ मटेरियल अभी तक इशू हो चुका है, कितना बैलेंस है, कितना नया आने वाला है, सारा डेटा इन लोगों के पास मिल जाता है। स्टोर कीपर का काम वही होता है, स्टोर रिलेटेड डेटा को मेंटेन करना। फिर उसके बाद स्टोर में जाके देखेंगे कितना कम या ज्यादा है, और अगर कम होता है देन हमें जाना पड़ेगा परचेज डिपार्टमेंट के पास, और उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे इतना रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल का, तो ये ऑर्डर कर दीजिए, ये खरीदवा दीजिए, ठीक है। और परचेज डिपार्टमेंट फिर क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट अब मार्केट में जाएगा, ये लोग थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, अभी तक जो ये प्लानिंग डिपार्टमेंट भी इंटेलिजेंट मतलब स्किल्ड, ये भी स्किल्ड वाले होते हैं, स्टोर कीपर उतने स्किल्ड नहीं होते हैं, उनको उतना कुछ नहीं आता, वो स्टॉक काउंट करते हैं, सिर्फ स्टॉक को काउंट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कितना है सामान, ठीक है, 10 मतलब मान लो 10 बोरा था, 8 बोरा है, मतलब अब 2 बोरा चला गया, इशू हो गया, बस इतना ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले जो है वो प्रोडक्शन रिलेटेड काम करते हैं, ये जो है ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये चले जाएंगे मार्केट में सर्वे करने के लिए कि किससे हम लोग रॉ मटेरियल खरीदे, फिर रॉ मटेरियल किससे खरीदना है, यानी सही सप्लायर के चक्कर में वो ये सारा चीज हमारा मेंटेन करते हुए चलेंगे कि ये सारा बैकग्राउंड चेक करते हुए वो लोग परचेस करना चाहेंगे। अब धीरे धीरे जब उन्हें सही लगेगा कि किससे परचेस करना बेटर रहेगा, उसके बाद वो लोग परचेस कर देंगे और ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है, दैट इज ऑर्डर प्लेसिंग, जो खर्चा है वो सारा इन्वॉल्व होगा। तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे वैसे ही मेटेरियल आके पहुंच जाएगा, जैसे ही किसी को ऑर्डर कर देंगे परचेस डिपार्टमेंट क्या करेंगे, परचेस डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर प्लेस करेंगे, सही जो सप्लायर है उसे आइडेंटिफाई करने के बाद, और जो सप्लायर है वो क्या सेंड करेंगे परचेज डिपार्टमेंट को, वो रॉ मटेरियल प्लस इनवॉइस भेजेंगे, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल तो भेज ही दिया, प्लस इनवॉइस मतलब बिल रेज करके भेज देंगे परचेज डिपार्टमेंट को कि मुझे इतना पैसा मिलेगा। देन परचेज डिपार्टमेंट वो इनवॉइस को कहाँ भेजेगा, परचेज डिपार्टमेंट 2 काम करेगा, रॉ मटेरियल को तो स्टोर में भेज देगा, ये जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल को स्टोर में भेजेगा, हम यहाँ पर एरो कर देते हैं, रॉ मटेरियल को स्टोर में भेज देगा, ठीक है, स्टोर कीपर के पास चला जाएगा, स्टोर में भेजने से ऑलरेडी ये स्टोर कीपर के पास चला जाएगा, ये दोनों रिलेटेड चीजें, स्टोर में स्टोर कीपर रहता है, तो रॉ मटेरियल तो चला जाएगा स्टोर कीपर के पास। पहले ये जो सप्लायर है ये अपना रॉ मटेरियल और इनवॉइस दोनों परचेज डिपार्टमेंट को ही भेजेगा, क्योंकि इनके साथ ही इनका ट्रांजैक्शन हो रहा है, बाकी इन लोगों को थोड़ी ना ये पहचानता है। फिर परचेज डिपार्टमेंट जब वो रिसीव कर लेगा सप्लायर से, फिर वो ये वाला डेटा, ये वाला रॉ मटेरियल जो है वो भेज देगा हमारा स्टोर कीपर के पास, और इनवॉइस जो है उस ये भी इसके पास आएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास, तो इनवॉइस को क्या करेगा, इनवॉइस को भेज देगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी रहेगा, उन लोगों के पास भेज देगा इनवॉइस को, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो उस इनवॉइस को चेक करेगा, यहाँ पर एरो देके तुम लोग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बना सकते हो, यहाँ पर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस इनवॉइस को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, उसके बाद पेमेंट क्लियर करेगा। तो इस तरह से हमारा जो है प्रोसीड्योर चलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा पॉइंट अभी जो मैंने बताया उसी को लिखवाते हैं, लिख लो। फर्स्ट, अभी जो हम लोगों ने रीड किया उसी को ही लिखेंगे। इट इज
list of raw material required of the production of finished goods। ठीक है, ये हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा कि हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए फिनिश गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए कितना चाहिए। ठीक है, इन दिस वी डिफाइन द स्टैंडर्ड quantities of raw material required for the production of a unit of finished goods। मतलब देखो रिलेट करवा देते, क्या लिखा मैंने यहाँ पर। पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब प्लानिंग करना है किस तरह का प्रोडक्शन करना है। फिर हम लोग एक यूनिट के लिए आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये एक यूनिट एक पीस शर्ट के लिए था, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आइडेंटिफाई ये करेंगे कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट। ठीक है, in this we define the standard quantity of raw material required for the production of 1 unit of finished goods। उसके नीचे तुम लोग ये एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट इसके लिए शर्ट के लिए कितना कितना रॉ मटेरियल डायरेक्ट चाहिए, चाहो तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो, उसके लिए जगह छोड़ दो। नेक्स्ट लिखो, प्रिपरेशन ऑफ बिल of material is the job of planning department, which will then send to production department। ठीक है, तो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है वो बिल बना के देता है कि मुझे रॉ मटेरियल इतना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से वो क्या करेगा, बिल बना के, बिल रेज करके। बिल मतलब यहाँ पर कि कितने का क्या सामान चाहिए, प्लानिंग के हिसाब से वो किसको हैंड ओवर करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इन शॉर्ट वी कैन say that it is a recipe of making finished goods। ठीक है, अच्छा, तो मेटेरियल रिक्विजिशन किस तरह से होता है, एक बार इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। मेटेरियल रिक्विजिशन मतलब मेटेरियल का रिक्वेस्ट किस तरह से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए कितना सारा प्रोसीड्यूर चाहिए, कितना सारा डिपार्टमेंट चाहिए। तो पहला बात है प्लानिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। मतलब मेटेरियल तो हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कितना मेटेरियल खरीदना है, लेकिन पहले ये तो पता कर ले कि क्या प्रोडक्शन करना चाहते हैं। दैट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो प्लान करेगा कि क्या प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रिपेयर बिल्स ऑफ मेटेरियल, प्रिपेयर्स बिल्स ऑफ मटेरियल। फिर जो मटेरियल चाहिए उसके लिए हम लोग बिल प्रिपेयर करेंगे, फिर उस बिल को सेंड कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, देखो 5th पॉइंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट on receiving bill of material will identify its total। ये टोटल कर लेगा। यहाँ पर बिल जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, मतलब एक यूनिट के लिए होता है। फिर वो आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास पावर रहता है ये आइडेंटिफाई करने का कि टोटल कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है। तो उस बेसिस पे वो स्टैंडर्ड के साथ उसे इनटू करके देख लेगा कि टोटल कितना रिक्वायरमेंट है। तो टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन
for production of finished goods. 6th point, this raw material requirement they will send to, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो प्रोडक्शन करता है, उसके पास तो थोड़ी ना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो दिस रॉ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है दे विल सेंड टू, उसका रिक्वेस्ट किसे सेंड किया जाता है, सेंड टू द स्टोर कीपर, मतलब स्टोर में भेजा जाता है, स्टोर कीपर को दे दिया जाता है, स्टोर कीपर वेयर ऑल द रॉ मटेरियल इज केप्ट इन स्टोर। फिर वो चेक करेगा कि जितना चाहिए उतना है या नहीं है, क्या क्या कम है वो बोलेगा, वो उतना खरीदना पड़ेगा। दिस इज नोन एज, ये जो प्रोसीड्योर मैंने लिखवाया, दिस इज नोन एज मेटेरियल रिक्विजिशन। अब क्या होगा, नाउ बेस्ड ऑन द रिक्विजिशन storekeeper will चेक या फिर आइडेंटिफाई बोल सकते हैं, चेक करेगा कि अवेलेबल है कि नहीं, वेदर दे हैव द रिक्वायर्ड materials or not, materials in the required quantity लिख लो, required quantity, और they have to purchase it, मतलब है, अगर नहीं है तो परचेस करना पड़ेगा, मतलब है या फिर इन लोगों को परचेस करना पड़ेगा, परचेस इट, ठीक है, परचेस इट, तो क्या इसे परचेस करना पड़ेगा, वही चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये पूरा चीज जो है इसका और एक फ्लो चार्ट बना देते हैं ताकि याद रह जाए। फर्स्ट है प्लानिंग, प्लान करना है, फिर प्रिपेयर बिल ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब वही आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, फिर उस बिल को सेंड करना पड़ेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करेगा कि कितना सारा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उस हिसाब से वो मटेरियल रिक्विजिशन जो है वो रेज करेगा, और ये मटेरियल रिक्विजिशन सेंड कर दिया जाएगा स्टोर कीपर को। फिर स्टोर कीपर चेक करेगा अवेलेबिलिटी, चेक अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, फिर चेक करके अगर कम होता है, ठीक है, तो परचेज रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और भेज देगा परचेज डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट का प्रोसीड्योर हम लोगों ने देखा, ठीक है, किस तरह से रॉ मटेरियल को हम लोग प्रोक्योर कर सकते हैं अगर हम लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो। तो फ्लो चार्ट जरूर लिखो, क्योंकि एग्जाम टाइम में फ्लो चार्ट देखोगे तो बाकी चीज याद आ जाएगी, क्योंकि है तो एमसीक्यू, तो ये इतना लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन एमसीक्यू में ये सारा चीज हमें क्या करना है, पढ़ के तो जाना है, डेप्थ नहीं रहेगा तो एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये फ्लो चार्ट जरूर एकदम हाईलाइट करके बनाओ अच्छी तरह से लिख के, ताकि क्या हो जब मतलब एग्जाम दोगे तो ये चीज पढ़ने से ही याद आ जाएगा, अच्छा इसका रिलेटेड डेटा ये है, इसका रिलेटेड डेटा ये है, तो फ्लो चार्ट बना लो, फ्लो चार्ट बनाने से ईजी हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट दिन इसी को फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैम एक बार 6 नंबर पॉइंट दिखाइए ना थोड़ा। अच्छा, यस मैम। 6th नंबर, 6th मतलब ये वाला, मैम नंबर 2 भी। नंबर, मैम नंबर 9। अच्छा
अच्छा 9 पहले दिखा देते, इसी पेज में है, फिर 2 भी दिखा देते हैं। 9 हो गया मैम। अच्छा नंबर 2 यानी यहाँ पर ये रहा। ओहो अरे बंद हो हो गया गया, हो गया था क्या? हो अच्छा गया मिल अच्छा ठीक है तो ठीक है, इसी को तुम लोग एक बार जरूर रीड करो जो भी लिख रहे हो, नहीं तो भूल जाओगे। ओके मैम बाय मैम। बाय अच्छा मैम बाय।